नमस्कार मित्रों, L1 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में आए हुए हैं, उन 20 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे? कम समय में। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन हमारा ऐसा है जो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो जो विटामिन ए होता है हमारा, उसका केमिकल जो नेम होता है, इसे विटामिन ए, बी, सी और डी हैं, 4 विटामिन हैं। जो विटामिन ए हमारा होता है वह रेटिनॉल होता है, जो विटामिन बी होता है वह हमारा थायमिन होता है, जो विटामिन सी होता है यह हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और जो विटामिन देखिए, ए तो हो गया रेटिनॉल, बी हो गया थायमिन, विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और जो विटामिन डी होता है वह कैल्सीफिराल होता है। कैल्सीफिराल मीन्स कैल्शियम मेन सोर्स होता है। तो विटामिन जो ए होगा वह रेटिनॉल कहलाएगा, विटामिन बी थायमिन कहलाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, विटामिन डी कैल्सीफिराल होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह विटामिन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारा वाटर सॉल्युबल है? देखिए, 2 सॉल्युबल होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, दूसरा वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल, बीसी विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, और शेष रिमेनिंग जो विटामिन होते हैं, इन बीसी को छोड़ करके सभी विटामिन हमारे जो होते हैं वह फैट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बी और सी, इसमें ऑप्शन में हमारा सी है, तो विटामिन सी ही हमारा वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। BHC इज एन एब्रीविएशन फॉर विच केमिकल कंपाउंड्स। BHC को शॉर्टकट किस नाम से जाना जाता है? तो क्या नाम है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। देखिए, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को ही BHC कहा जाता है। तो बेंजाइल हाइड्रोक्लोराइड को नहीं कहा जाता है, बेरियम हाइड्रोक्लोराइड नहीं होता, बेंजीन हेक्सा कार्बन भी नहीं होता। तो आपका जो आंसर होता है वह होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और सभी लोग को पता है कि बेंजीन की जब रिएक्शन (3Cl2) फोटोकेमिकल लाइट के प्रेजेंस में होती है, तो आपको ये आपका फार्मूला होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसी को BHC बोला जाता है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C6H6Cl6 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा? BHC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा सही आंसर होगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी। पहला है आर्हेनियस इक्वेशन, दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन, तीसरा है आइडियल गैस लॉ, चौथा है आपका बॉयल्स लॉ। देखिए, आइडियल गैस लॉ में
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और बॉयल्स लॉ में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बर्नौली इक्वेशन जो होता है वह किसी भी पाइप के बहते हुए प्रेशर को डिटर्मिनेशन करता है। फोर्स कितना, जैसे पाइप इस तरीके से होता है, कितना वेग बहेगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो इस पर आधारित हमारा बर्नौली इक्वेशन है। और आर्हेनियस इक्वेशन जो है के बराबर ई पावर ई ए अपान आर टी, के इज इक्वल टू ए ई द पावर माइनस ई ए अपान आर टी। जो के होता है वह हमारा रेट कांस्टेंट होता है, ए हमारा कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कहा जाता है, ई ए को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो जो सही आंसर हमारा होगा वह आर्हेनियस इक्वेशन होगा, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिटर्मिनेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए कह रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी। देखिए यहां लिख सकते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वन अपान ए पावर n माइनस वन इंटू टी। देखिए देखिए मित्रों, n क्या है, इसको जरा टी लिख लीजिए। देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जिस ऑर्डर का है, n हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ए कंसंट्रेशन है, टी हमारा टाइम है। देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वन अपान ए पावर टू माइनस वन इंटू टी, अर्थात हमारा हो जाएगा वन अपान ए टी। और इधर देखिए एक जो कंसंट्रेशन होता है इसे मोल पर लीटर लिखते हैं, और समय को सेकंड इनवर्स कहते हैं, वो सॉरी सेकंड में लिखेंगे। सेकंड ये चला जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसमें ऑप्शन को चेक कर लेंगे, लीटर है, मोल इनवर्स है, सेकंड इनवर्स, तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। अब इसी से आप किसी का, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर कल देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पर वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, केवल क्या आएगा टी, वन अपान टी, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा जो है फर्स्ट ऑर्डर के। इसी तरीके से हम किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका रेट प्रोडक्ट है, अगर रेट इक्वल टू लिखा जाए इज इक्वल टू के सी ए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, के सी ए स्क्वायर फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक। अब देखिए
क्या कह रहा है कि इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा, तो क्या क्या कहा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, केवल एक कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, टाइम प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वह कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ए रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस। देखिए जो रेडियो एक्टिव होता है, चाहे जिस रिएक्शन की बात की जाए, अगर वह रेडियो एक्टिव डीके है तो ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स shows फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सभी के सभी हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट इज डिजॉल्व इन वाटर। क्या होगा, इट फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स ए बेसिक सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स ए बफर सॉल्यूशन। देखिए सोडियम एसीटेट है, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो क्या बनेगा, CH3COH प्लस NaOH। ये हमारा वीक एसिड होता है और NaOH हमारा स्ट्रांग बेस होता है। जब हम सोडियम एसीटेट को डिजॉल्व किए तो हमें सॉल्यूशन किसका किसका मिला, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस। सॉल्यूशन उसी का बिहेवियर शो करेगा जो सॉल्यूशन में हमारा स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा वह बेसिक सॉल्यूशन होगा, अर्थात उसका पीएच हमेशा 7 से एबव होगा। इट फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन होगा नहीं, इट फॉर्म्स ए बेसिक सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड या इस तरीके के पोटेशियम क्लोराइड दोनों प्रोडक्ट्स हमारे स्ट्रांग बनते हैं, तब हम मान लेते हैं कि एज ए न्यूट्रल। इट फॉर्म्स बफर सॉल्यूशन। देखिए CH3CO यानी अगर इसमें CH3COH ऐड कर दिया जाए तो यह हमारा कहलाता है बफर सॉल्यूशन। और इसका पीएच जो होता है वह एसिडिक पीएच पर कार्य करता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है, जो बनेगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो जो सही आंसर हो जाएगा इट फॉर्म्स ए बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लीकेबल रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन ओनली, फिजिकल प्रोसेस। जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है वह हमारा जो है रिवर्सिबल प्रोसेस पर ही कार्य करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वह किस पर वर्क करता है, केवल रिवर्सिबल प्रोसेस पर। आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ, इधर K1 इस तरीके से पढ़ा होगा, A प्लस B इक्विलिब्रियम टू C प्लस D। तो जो लॉ मास एक्शन होता है वह रिवर्सिबल रिएक्शन पर ही अप्लीकेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई होता है। यही होता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला होता है। तो जो आंसर होगा हमारा वह पहला वाला ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्टकट नेम पीओपी भी लोग कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है? पीओपी भी कहा जाता है। इधर देखिए, पीओपी का जो फार्मूला है, एक कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O है, CaOCl2 है, Ca कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। अब देखिए, ये तो हो गए 4 नाम। चारों में से किसका फार्मूला हमारा पीओपी का है? पीओपी जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, नाम हम लोग लेते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वह कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है। ये जो होता है इसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। CaSO4 2H2O को क्या नाम दिया जाता है? जिप्सम। जिप्सम को जब हीट किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O को जब हीट किया जाता है तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। सब लोग जानते हैं। ये हमारा इसका जो होता है इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका क्या नाम देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखिए, ये जो ऑप्शन हमारा निकल के आया वह क्या निकल के आया? CaSO4 हाफ H2O, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O। ठीक, एक चीज और जान लीजिए, पीओपी जो होता है इसको पानी में डालने पर यह फूल जाता है। इसीलिए पीओपी का उपयोग हम लोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। जब किसी की चीज़ की हड्डी व्यक्ति को टूट जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पट्टी बांधने के बाद उसमें एक वाइट पाउडर रहता है, जिस पर हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो जो पीओपी होता है वो फूलता है, तो हाथों को जकड़न कर लेता है, तो और पट्टी हमारी टाइट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच हेलोजन हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए शब्द लग गया लोवेस्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शब्द लगा क्या? लोवेस्ट। देखिए टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। तो क्या होगा? पीरियोडिक टेबल में देखिए FClBr I होता है, FClBr और I होता है। तो टॉप से बॉटम जाने पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। तो जो मिनिमम शब्द पूछा है लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वह हमारी हो जाएगी किसकी? आयोडीन की। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इसके स्थान पर वह हाईएस्ट शब्द यूज कर देता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए लोवेस्ट का तो निकला है आई होगा। अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछता
हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, क्या लिखते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, तो वह हमेशा आपकी क्लोरीन की होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की हो गई, फिर फ्लोरीन की हो जाएगी, फिर ब्रोमीन की हो जाएगी, फिर आयोडीन की हो जाएगी। ये देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली यही पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, तो हम लोग आंसर बताएंगे किसका, Cl का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज pH लेस देन 7, इनमें से किसका pH लेस देन 7 होगा। देखिए, अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है यह मिलकर बनाते हैं आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा हाइड्रोक्साइड है, इसका बेसिक नेचर होता है। अमोनिया सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होता है, बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो इसका जो नेचर होगा, इसका नेचर जो होगा वह बेसिक होगा। विनेगर, विनेगर को कहा जाता है CH3COH, सिरका जिसको कहते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, ये भी हमारे क्या होते हैं, स्ट्रांग बेस होते हैं, और ये हमारा विनेगर होता है जिसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। तो देखिए, ये भी हमारा बेस होगा, ये भी बेस होगा, ये भी बेस होगा, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा विनेगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोकटायन, इनमें से कौन सा एक कार्बोकटायन नहीं है। देखिए, कार्बोकटायन की डिफिनीशन ही होती है कि ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कार्बोकटायन कहते हैं। उनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर सेल में कार्बोकटायन में क्या होते हैं, आउटर सेल में जो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बोकटायन के। जाहिर से बात है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कार्बोकटायन है, ये भी है, ये भी है, यह हमारा अमोनियम आयन है। ये क्या है, अमोनियम आयन है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हमारा अमोनियम आयन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए प्लस आई इफेक्ट, इनमें से कौन सा है जो हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो कहा जाता है ऑल एल्किल ग्रुप, ऑल एल्किल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। जितने एल्किल ग्रुप होते हैं सभी हमारे कौन से ग्रुप शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। अब देखिए, जैसे CH3 कामा C2H5 कामा C2H7 एंड सो ऑन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा या बी हो जाएगा। ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी माइनस आई होता है, ये भी माइनस आई होता है, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग ओजोनलिसिस ऑफ एन एल्कीन, एल्कीन का जब ओजोनलिसिस करते हैं तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता, मध्यवर्ती कौन सा कंपाउंड बनता है। इधर देखिए, ये हमारा एल्कीन है,
जब इसको ओजोन से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा, देखिए, CH2 इसी का नाम होता है ओजोनाइड। और जब इसका जिंक H2O देते हैं तो ऐसे कट करके हम क्या लिख देते हैं, HCHO प्लस HCHO। इधर से क्या होगा, CH2O मिलेगा और इधर से भी CH2O, तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मलडिहाइड। तो जो इन देखिए ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, इसके बीच में क्या बना, ओजोनाइड बन गया। तो आंसर हमारा जो होगा ओजोनाइड होगा। देखिए प्रोडक्ट लिखने का आप हमको तरीका हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे ये है, इसका अगर आपको ओजोनलिसिस करना पूछे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे डबल बॉन्ड्स काट के इधर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो CHO प्लस CH2O, जिसे हम लोग सिंपली SCHO भी कहते हैं। किसी का भी ओजोनलिसिस है, अगर एल्कीन है तो आप ऐसे बनाएंगे। जैसे लेटर सपोज के लिए अगर हम कहें क्वेश्चन ए आया होता कि क्या बनेगा, तो आप क्या करेंगे, O3 जिंक H2O दिए, आप कुछ न करिए, ऐसे ऑक्सीजन इधर जोड़िए तो क्या बनेगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CHO। इस तरीके से ओजोनलिसिस प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटेड इन द राइमर-टीमन रिएक्शन व्हेन फिनाल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड NOH। इधर देखिए, फिनाल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड NOH, क्या प्रोडक्ट बनता है। देखिए राइमर-टीमन रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वह सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। अगर इसी की अभिक्रिया CCl4 और NOH के साथ कर देते हैं तो हमें प्रोडक्ट बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है, ये सैलिसिलिक एसिड होता है। अब कह रहा है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या बनता है। देखिए NOH से OH माइनस, HCl ये दोनों रिएक्ट करते हैं, आपके इतना वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो इस पर क्या निकल जाएगा, माइनस H2O, H प्लस यहां से ले लेगा तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो CCl निगेटिव चार्ज। अब यहां से Cl को बाहर निकल जाता है तो Cl इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस यही हमारा इंटरमीडिएट बनता है। और इसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का ही नेचर का होता है। तो जो आंसर मिला हमें, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन, तो आंसर हमारा हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन। क्लोराइड आयन भी नहीं होगा, कार्बोकटायन भी नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन प्रोपाइन अंडरगोज हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, चाहे Hg2 प्लस दे चाहे मर्क्यूरिक सल्फेट दे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको करना क्या है, कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, इधर देखिए आप ऐसे बनाएंगे, 2 बॉन्ड इसको कट करिए, 2 इसको कट करिए, तो इसको क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से क्या बनेगा, CH3C
यहां से डबल बॉन्ड OCH3। अगर टर्मिनल पर है तो टर्मिनल की तरफ इसे टर्मिनल एल्काइन, इस हाइड्रोजन इसे का नाम दिया जाता है टर्मिनल एल्काइन भी। इसे क्या नाम दिया जाता है? टर्मिनल एल्काइन। तो क्या बनेगा? CH3CO CH3 हो जाएगा। ये हमारा बना, क्या नाम इसका है? एसीटोन। तो प्रोडक्ट, हम किसी का भी प्रोडक्ट लिखना हो आपको, जैसे हम कह दें इसी का प्रोडक्ट लिखना हो तो आप क्या करेंगे? H2O HgSO4 ऑब्लिक H2SO4। तो यहां से क्या करेंगे? आई से कट करें, ये दो बांड इसके कट करें, दो इसके कट करें, और C डबल बॉन्ड OCH3। इस तरीके से एडिशन ऑफ वाटर जो किया जाता है एल्काइन में, या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। जैसे अगर हम एसिटिलीन ले लें तो आपके इक्वलेंट है, तो चाहे जिधर से ऐड करिए, चाहे इधर से ऐड करिए या तो इधर से ऐड कर दिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। चाहे इधर से ऐसे कट करिए चाहे नीचे से, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसी तरीके से यूज करके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका। इसका प्रोडक्ट जो आया हमारा आंसर, वह क्या आया? एसीटोन आ गया। प्रोपेनॉल है, देखिए प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या होगा? CH3CH2CH2OH हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? CH3CH2CHO हो जाएगा। इसका हो जाएगा CH3CH2CH2CH2OH हो जाएगा। तो जो आंसर हमारा आया निकल करके वह एसीटोन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन कॉम्प्लेक्स? इस कॉम्प्लेक्स में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा प्लेटिनम का? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये जो लिगेंड की काउंटिंग होती है वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बशर्ते लिगेंड हमारा मोनोडेंटेड। जो NH3 होता है और Cl दोनों जो होते हैं हमारे मोनोडेंटेट होते हैं। मोनोडेंटेट होने के कारण से इनकी कुल संख्या ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सहिबिट द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सेम मोललिटी? सबके सेम लिए गए हैं। ग्लूकोज का फार्मूला सब लोग को पता है, C6H12O6। NaCl, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। देखिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वह डायरेक्टली डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ आयंस एंड मोललिटी पर। किस पे डिपेंड करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस एंड मोललिटी। अब देखिए मोललिटी तो सेम हो गई, ये टर्म खत्म हो गया। अब नंबर ऑफ आयंस, जो हमारा मोललिटी होता है वह बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट्स होता है,
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, ये सारे होते हैं। तो जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है यह हमारा क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते है वह किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस। यदि इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो नो आयंस फॉर्म करेगा, इसको डिजॉल्व करेंगे तो 2 आयंस मिलेंगे, एक बनेगा Na+ और Cl- का। इसको करेंगे तो एक कैल्शियम 2+ का बनेगा और 2Cl- का बनेगा। इसको अगर वो करेंगे 2K+ और SO4 इसमें दोनों आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 3 आयंस बन रहे हैं और इसमें भी 3 आयंस बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ठीक, इसको एक काम करिए, इसको हटा करके यहाँ पर KCl कर लीजिए तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ये क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलरिटी सेम है तो उन पर किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगी। अगर नंबर ऑफ आयंस सेम है तो उनके मोलरिटी पे डिपेंड करेगी। पहले कह दिया मोलरिटी सेम है तो निश्चित रूप से उनके नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगी, अर्थात जिनमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो आज 20 प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम कल, इट मीन्स कल हम लोग पुनः 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आगे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।